मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार ए स्टेट या बीपीएससी टीआरई 3.0 का मित्रों यदि म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, आज के प्रश्न में मित्रों हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं कि टीआरई 2 में और 1 में जितने भी मित्रों प्रश्न पूछे गए हैं उस सारे के सारे प्रश्नों को एक साथ संग्रह करके मित्रों हम लोग लाए हैं ताकि कम समय में आपको तैयारी हो जाए। मित्रों, कुल 80 प्रश्न आपको पूछेंगे और 80 प्रश्न हम लाए भी हैं। इस प्रकार मित्रों आपको हमारे साथ अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों, एक चीज जरूर बताएंगे कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि जितने ज्यादा लोग एक साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मित्रों, प्रतिदिन इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों चैनल पर जो ऐसे क्लास लिए जाते हैं, अतः चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर करें। मित्रों, आज का प्रथम प्रश्न है कि संगीत में मध्य शब्द किस संज्ञा किसका प्रयोग में दी गई है। संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा किसके प्रयोग में दी गई है। ए में आपका स्वर है, बी में आपका वाद्य है, बी सी में मित्रों लय है और डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको आंसर याद हो जाए। तो मित्रों संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा लय के लिए। किसके लिए हो जाएगा? लय के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, व्याख्या पर थोड़ा सा देख लीजिए कि मध्य लय से यह ज्ञात होता है कि जिस लय की चाल विलंबित से तेज और द्रुत लय से कम हो उसे मध्य लय कहते हैं। ठीक है। लय टोटल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के मित्रों। तीनों लय का आपको नाम बता देते हैं। पहला है विलंबित लय, दूसरा है मध्य लय, तीसरा है द्रुत लय। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से कौन सा ठाठ जनक राग है। मतलब किस ठाठ को जनक राग के नाम से भी जाना जाता है। ए में आपका बिलावल है, बी में आपका देशकर है, सी में मित्रों बिहाग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर मित्रों आपको फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए और सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है मित्रों, अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा बिलावल, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। अब हम लोग इसका व्याख्या पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनक राग शब्द का अर्थ होता है पिता, अर्थात जिन ठाटों से राग उत्पन्न माने गए हैं वह जनक ठाट कहलाता है। ठीक है। या दूसरे शब्दों में प्रत्येक राग को किसी न किसी ठाट से उत्पन्न माना गया, इसलिए जैसे हर राग को जनक राग या जन राग माना जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, औरो औरो जाति की कितनी संख्या होती है। मतलब हम बहुत बार मित्रों बता चुके हैं कि औरो जाति में 5, ठीक है, और साडव में 6 और संपूर्ण में 7। यहाँ पर औरो औरो है मित्रों, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। मतलब बी आपका आंसर मित्रों सही है। ठीक है मित्रों, अब ध्यान दीजिएगा कि औरो जाति में जो मित्रों 5 जो है संख्या इसकी बताई गई है। ठीक है, तो पांचों का नाम ध्यान से सुनिए। आरोह में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सा रे म प ध सा, और आरोह में मित्रों है सा ध प म रे सा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है। अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है। तो मित्रों ए में आपका है मुस्लिम काल, बी में है मध्य काल, सी में है वैदिक काल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। आपको एक चीज बताते चले कि ऑप्शन में इस प्रश्न का मित्रों आंसर छुपा हुआ है कि अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है। तो वैदिक काल को मित्रों अति प्राचीन काल कहा जाता है, क्योंकि मध्य काल और मुस्लिम काल तो जल्दी में खत्म हो, वैदिक काल बहुत वर्षों पुराना है, इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार वैदिक काल हमारा क्या है? सही है। सभी के सभी प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे हुए प्रश्नों को मित्रों एक साथ संग्रह करके हम लाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरीका से प्रश्न में आ रहे हैं। तो मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है। राग रागनी वर्गीकरण
किस काल में पाया जाता है? ए में आपका वैदिक काल, बी में है प्राचीन काल, सी में है मुस्लिम काल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि सभी प्रश्नों का आंसर आपको जैसे निश्चित तरीका से मित्रों याद हो जाएगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई आंसर मित्रों हमारा सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मध्यकाल में कुछ रागों की स्त्री और कुछ रागों को पुरुष मानकर रागों की वंशावली बनाई गई, जिसे राग रागनी पद्धति कहा गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर मध्यकाल मित्रों ऑप्शन में है ही नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मध्यकाल। ठीक है, क्या आंसर होगा? मध्यकाल। तो मध्यकाल तो ऑप्शन में है नहीं, इस प्रकार आंसर हम क्या टिक आउट कर देंगे? इनमें से कोई नहीं। या अगला प्रश्न मित्रों कि इनमें से तत्ववाद कौन सा है? तो तत्ववाद बोलते किसको है? वैसा वाद जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है उसे तत्ववाद बोला जाता है मित्रों। ए में आपका सितार है, बी में तबला, सी में शंख है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों एक ही इसमें से वाद्य यंत्र है जिसमें मित्रों तार का प्रयोग किया जाता है, वह सितार है। सितार में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। और तर्बों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। अगला प्रश्न मित्रों, वादों की जननी किसे कहा गया है? वादों की जननी किसे कहा गया है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि वादों की जननी ए में आपका सारंगी, बी में बीना, सी में सितार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वादों की जननी किसे कहा गया है? तो मित्रों आपको बताते चले कि वादों की जननी जो है बीना को बोला गया। किसको बोला गया है? बीना को, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बीना एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। बीना एक तत्ववाद है। प्राचीन ग्रंथ में गायन के साथ बीना की संगीत का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न मित्रों, वाद्य शब्द किस धातु से बना है? वाद्य शब्द किस धातु से बना है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है वात, बी में वध, सी में वधत, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वाद्य शब्द किस धातु से बना है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि वाद्य शब्द जो है सो वध शब्द से बना है। किससे बना है? वध से, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, ख्याल क्या है? ख्याल क्या है? तो मित्रों बताइए। ए में आपका मित्रों जो है, ए में आपका गायन है, बी में आपका लय है, सी में मित्रों आवर्तन है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ख्याल क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले कि ख्याल जो है से गायन है। ख्याल क्या है? गायन है। और ख्याल जो मित्रों शब्द है वो आपको फारसी भाषा का शब्द, बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया है कि ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि तराना क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, तराना क्या है? तो ए में मित्रों वादन का प्रकार, बी में ख्याल का प्रकार, सी में टप्पा का प्रकार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तराना क्या है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि तराना जो है मित्रों आपका ख्याल का प्रकार है। तराना क्या है? ख्याल का प्रकार है। तो आपको याद रखना मित्रों कि तराना क्या है? तो तराना जो है ख्याल का प्रकार है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे? ए में आपका मित्रों ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में तराना है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? फटाफट बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए कि गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे। तो मित्रों आपको बताते चलें कि तानसेन का जो मित्रों संबंध था ध्रुपद से था। किससे था? ध्रुपद से था। 20 का आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों, दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं? दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं? ए में मित्रों आपका 7 है, बी में आपका 4 है, सी में मित्रों 55 नहीं होगा 5 होगा। ठीक है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं। तो मित्रों दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कुल जो है 5 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 5 जातियां मित्रों माने गए। पांचों जातियों का आपको नाम हम बता दे रहे हैं। पहला तिसत्र जाति है, दूसरा का चतस्र जाति है, तीसरा का मित्रों खज है और पांचवा जो है आपका ये मिश्र है। सॉरी चौथा आपका मिश्र हो गया और पांचवा संकीर्ण हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए। पहला तिसत्र, दूसरा का मित्रों चतस्र, तीसरा का जो आपको खज और चौथा मित्रों मिश्र और पांचवा नंबर में संकीर्ण। नहीं पांचों को पांचों क्या है? दक्षिणी भारतीय ताल पद्धति की जातियां हैं। इस प्रकार मित्रों इस आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न को चलेंगे मित्रों। निबंध गान के कितने प्रकार हैं? निबंध गान के कितने प्रकार हैं? मित्रों आपको फटाफट बताते चलना है कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 3 है, बी में आपका 7 है, सी में मित्रों आपका 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि निबंध गान के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है मित्रों निबंध गान के। तीनों का नाम आप सुनिए ध्यान से। पहला है प्रबंध, दूसरा है वस्तु और तीसरा का मित्रों रूपक। निबंध गान के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। पहला प्रकार है प्रबंध, दूसरा का प्रकार है वस्तु, तीसरा का प्रकार आपका रूपक है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? एप्पल। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? बताइए मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर कि धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो मित्रों ए में आपका आलाप है, बी में आपका राग है, सी में मित्रों जाति है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों फटाफट आप लोग इसी तरीके से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ई नंबर, मतलब उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो मित्रों आपको बता देते हैं कि स्वर, ताल और पद इन तीनों का समावेश प्रबंध में मिलता है। ठीक है, इसलिए स्वर, ताल एवं शब्द से युक्त रचना को प्रबोध कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, प्रबंध में कितने धातु हैं? प्रबंध में कितने धातु हैं? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर बताइए कि प्रबंध में कितने धातु हैं। तो मित्रों ए में आपका 3 है, बी में आपका 5 है, सी में आपका 4 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में है मित्रों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि प्रबंध में कितने धातु हैं। तो मित्रों फटाफट आपको कमेंट्स में आंसर बताना है कि प्रबंध में कितने धातु हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि प्रबंध में आपको कुल 5 धातु है। कितने धातु है? 5 धातु है। पांचों का नाम आप ध्यान से सुनिए। पहला है उद्गा, दूसरा का मित्रों धू, तीसरा का नंबर है मिलापक, चौथा नंबर है अंतारा और पांचवा नंबर है मित्रों आभोग। ये पांचों को पांचों क्या है बताइए? प्रबंध है। क्या है? प्रबंध है। इस प्रकार मित्रों प्रबंध में कितने धातु हैं? तो 5 धातु है। पांचों धातु का नाम मित्रों आपको हम बता दिए। इस प्रकार अगले प्रश्न को चलिए। षडज व पंचम में आरोह में कितनी श्रुतियों का अंतर है? ए में आपका 11 है, बी में मित्रों 13 है, सी में आपका 15 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में मित्रों आपका है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट आप कमेंट्स में इसी तरीके। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि षडज व पंचम में जैसे आरोह क्रम में कितनी श्रुतियां के अंतर है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 13। मतलब ऑप्शन में बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? ए में आपका मित्रों ध्रुपद है, बी में ठुमरी है, सी में मित्रों छोटा ख्याल है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि तिलवाड़ा ताल में जो है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि तिलवाड़ा ताल में जो है मित्रों तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
आफ्ताबे मौसी की उपाधि दी गई है? आफ्ताबे मौसी की उपाधि दी गई है। ए में आपका मित्रों फयाज का है, बी में मित्रों हाफिज अली है, सी में भरत साहब है, डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं और ई में मित्रों इनमें से एक से अधिक है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आफ्ताबे मौसी की उपाधि दी गई है? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों आफ्ताबे मौसी को जो मित्रों उपाधि दी गई है फयाज खां को दिया गया, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि मंद्र सप्तक की ध्वनि, ठीक है, मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? ए में मित्रों आपको छाती है, बी में आपका कंठ है, सी में मित्रों हाथ है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? तो मित्रों आपको बताते चलें इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा मित्रों छाती, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन आप जान लीजिए कि मंद्र सप्तक की ध्वनि मध्य सप्तक की ध्वनि से धीमी होने के कारण इसका स्थान छाती माना गया है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों ख्याल के कितने प्रकार हैं? बताइए फटाफट आप आंसर दीजिए कि ख्याल के कितने प्रकार हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है कि 3, बी में 2, सी में है 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि ख्याल के आपको 2 प्रकार हैं। ख्याल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, दोनों का आप नाम जान जाइए। पहला का मित्रों विलंबित ख्याल बोला गया और दूसरा को द्रुत ख्याल बोला गया है। ठीक है, ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। ध्यान दीजिएगा मित्रों विलंबित ख्याल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विलंबित लय में गाए जाने वाले को विलंबित ख्याल कहते हैं और जो मित्रों द्रुत लय में द्रुत गति से जिसको प्रयोग किया जाता है गाया जाता है उसको हम द्रुत ख्याल कहते हैं। ठीक है, द्रुत ख्याल को मित्रों छोटा ख्याल भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठुमरी क्या है? बताइए फटाफट आंसर दीजिए कि ठुमरी क्या है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है गीत, बी में गजल, सी में भजन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ठुमरी क्या है। तो मित्रों कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर आप देते रहिए। ठीक है, एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे कि पेड फॉर पीडीएफ यदि मित्रों आप संपूर्ण कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मित्रों 199 रुपये आप पेमेंट भेज करके मित्रों आप संपूर्ण कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है मित्रों, बताइए कि ठुमरी क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ठुमरी एक प्रकार का गीत है। क्या है? गीत है। और ठुमरी के सबसे अधिक जैसे प्रचलित जैसे कलाकार कौन है? तो गिरजा देवी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है? ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मतंग साहब, बी में है मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडी। तो कोई नाम ही नहीं है, जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। मित्रों डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। ठीक है कि ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। बी नंबर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए में आपका मित्रों मतंग साहब है, बी में भरत साहब है, सी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब है और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मित्रों आपको बताते चले कि गंधर्व महाविद्यालय के मित्रों जो संस्थापक हैं आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। ठीक है, कमेंट्स में जिस प्रश्न का आंसर आप दे देते हैं उस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि गंधर्व महाविद्यालय के जो मित्रों संस्थापक थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब थे। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। एक चीज मित्रों आपको और हम बताएंगे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का थोड़ा सा जीवनी पर मित्रों प्रकाश डाल देते हैं। इनका संबंध जो था मित्रों ग्वालियर घराना से था। यह एक प्रकार के संगीतज्ञ थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जो जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
ठीक है, ये कब हुआ था? 1872 ईस्वी में श्रावण पूर्णिमा के दिन मित्रों हुआ था। ठीक है, इनका मुख्य जो है रियासत जो है बेलगांव है। कहाँ है? बेलगांव। अगला प्रश्न मित्रों, अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं? अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं? बताइए मित्रों, फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि अनिबंध के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों ए में आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में आपका 4 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं? तो मित्रों अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, ताकि मित्रों कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर याद हो जाए। तो मित्रों बताइए कि अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि अनिबंध के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि रागों की उपजातियों की कितनी संख्या है? रागों की उपजातियों की कितनी संख्या है? तो ए में आपका मित्रों 3 है, बी में आपका 4 है, सी में आपका 6 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रागों की उपजातियों की संख्या कितनी है? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी। रागों की उपजातियों की कितनी संख्या है? तो 6 संख्या बताई गई। मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो नाद के जो मित्रों लक्षण बताए, ए में आपका 4 है, बी में आपका 7 है, सी में मित्रों 3 है, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि नाद के जो मित्रों लक्षण बताए गए हैं, 3 लक्षण बताए गए हैं। नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं? 3 लक्षण बताए गए। तीनों को मतलब अब नाम जान जाइए। पहला तारता, जिसको पिच इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मित्रों इसको बोला जाता है नाद का ऊंचा नीचा होना। दूसरा का मित्रों तीव्रता, मतलब इसको बोला जाता है नाद का छोटा बड़ा होना। और तीसरा का मित्रों जात, जिसको टिम्बर बोला जाता है इंग्लिश में, नाद का गुण। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस स्वर को राजा कहा गया है? मतलब किस स्वर को राजा कहा गया? ए में मित्रों वादी, बी में समवादी, सी में विवादी, डी में है मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि किस स्वर को राजा कहा गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा, वादी स्वर को स्वरों का राजा कहा जाता है। ये पहला आंसर क्या है? सही है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होना चाहिए। एक चीज आपको जरूर बोलेंगे मित्रों, यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय आपका निश्चित सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न आपका है धमार क्या है? बताइए मित्रों फटाफट कि धमार क्या है। तो ए में आपका मित्रों गीत है, बी में गजल है, सी में भजन है, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि धमार क्या है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि धमार क्या है। बताइए धमार क्या है? तो गीत है, होली में इसको धर के पूरा बजाया जाता है, होली आ ही रहा है नहीं। तो धमार क्या है मित्रों? तो गीत है नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? एप्पल हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पंजाबी भाषा की गीत कौन सी है? बताइए फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि पंजाबी भाषा की गीत कौन सी है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है ध्रुपद, बी में धमार, सी में मित्रों टप्पा और डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंजाबी भाषा की गीत कौन सी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि पंजाबी भाषा के गीत कौन से है मित्रों। तो टप्पा, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही। और टप्पा का जनक कौन है मित्रों? तो गुलाम नबी सौरी। अगला प्रश्न मित्रों, गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम मुच्यते किस ग्रंथ में कहा गया है? ए में आपका मित्रों संगीत राज है, बी में आपका संगीत रत्नाकर है, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है विदेशी और डी में है मित्रों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर मालूम हो जाए। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। गीतम वादम तथा नृत्यम
तो मित्रों इसका आंसर जो हो जाएगा, बहुत अच्छा, इसका आंसर मित्रों हो जाएगा संगीत रत्नाकर। इसी तरीका से मित्रों आप लोग प्रतिदिन एक साथ क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको जानकारी हो जाएगा। और ये ग्रुप डिस्कशन मित्रों यह है, इसलिए इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, राग में कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए, बताइए फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि राग में कितने स्वर का प्रयुक्त होना चाहिए। तो ए में मित्रों आपका 4 है, बी में 5 है, सी में मित्रों 3 है और डी में मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, राग में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग में कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग होना अति आवश्यक है। इस प्रकार मित्रों आंसर क्या हो गया, बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों, कौन सा घन वाद्य है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जो घन वाद्य के अंतर्गत आता है। ए में आपका मित्रों मजीरा है, बी में आपका हारमोनियम है, सी में मित्रों शंख है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कौन सा घन वाद्य है। तो मित्रों सभी प्रश्न हम जो आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी प्रश्न आपके पास हम लाए हैं। इसी तरीका के क्वेश्चन आपको पूछेगा भी। तो कौन सा घन वाद्य है, तो मित्रों आपको बताते चले कि मंजीरा जो है मित्रों घन वाद्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए, निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। ए में मित्रों आपका देसी है, बी में आपका बसंत है, सी में मित्रों परज है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। तो मित्रों बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा देसी, मतलब एप्पल आंसर क्या है मित्रों, सही है। ठीक है कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। तो मित्रों देसी राग जो है असावरी थाट के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि रे सा ध नि सा किस राग का अंश है। ए में मित्रों आपका अडाना है, बी में मित्रों जौनपुरी है, सी में मित्रों असावरी है, डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रे सा ध नि सा किस राग का अंश है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अडाना, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न को मित्रों बारीकी से केयर कीजिए कि गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं। गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार है। ए में मित्रों आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार है मित्रों। इस प्रकार हम लोग बारीकी से जैसे सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते मित्रों चल रहे हैं। तो मित्रों 2 प्रकार कौन कौन है ये भी आप लोग जान जाइए। तो पहला है मित्रों शास्त्रीय और दूसरा का है मित्रों भाव संगीत। ठीक है, गायन संगीत के कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है, पहला शास्त्रीय गीत और दूसरा का मित्रों क्या है, भाव संगीत। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है। राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है। ए में आपका मित्रों सायंकालीन है, बी में आपका मित्रों जो है रात्रि का दूसरा प्रहर है, सी में मित्रों रात्रि का प्रथम प्रहर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है और मित्रों ई में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब राग बिलहैया का गायन समय जो है मित्रों दिन के पूर्व अंग में गाया जाता है, दिन के पूर्व अंग में, जबकि यह ऑप्शन में है ही नहीं है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे, तान क्या है बताइए। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तान क्या है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है स्वर विस्तार, बी में है राग, सी में है जाति, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और मित्रों ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तान क्या है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों
स्वर विस्तार मतलब एप्पल। तान क्या है मित्रों? तो स्वर विस्तार है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। स्वर का वह समूह जिनके द्वारा राग विस्तार किया जाता है उसे तान कहते हैं। ठीक है, स्वर का वह समूह जिसके द्वारा राग का विस्तार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तान बोलते हैं मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का प्रारंभ कितने ईस्वी पूर्व तक माना जाता है? वैदिक काल का प्रारंभ कितने ईस्वी पूर्व तक माना जाता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 1000 ईस्वी पूर्व, बी में है मित्रों आपका 4000 ईस्वी पूर्व, सी में 5000 ईस्वी पूर्व, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल मतलब 1000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न मित्रों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से टॉनिक कोड है, इनमें से टॉनिक कोड है। ए में आपको मित्रों है म ध सा, बी में मित्रों सा ग प और सी में मित्रों प नी रे और डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं और ई में मित्रों इनमें से एक से अधिक। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों फटाफट आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और मित्रों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों सा ग प मतलब बी नंबर आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है कहलाती है। ठीक है, जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है उसको मित्रों क्या कहा जाता है? ए में आपका मित्रों मिनिमम, बी में मित्रों सेमीटोन, डी में मित्रों क्रोसेट और डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं और ई में इनमें से एक से अधिक। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बच्चों सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसी तरीका के प्रश्न पूछने के 100% चांस है मित्रों, इसलिए आप सभी प्रश्न का आंसर जरूर नोट करते हुए चलें या लिखते हुए चलें और मित्रों पीडीएफ आप मित्रों जरूर खरीद लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। बाद में पछताने से ज्यादा अच्छा है या पीडीएफ को क्या कर लें, खरीद लें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सेमीटोन, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते? बताइए यदि आप म्यूजिक से तैयारी करो, यदि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे। ए में आपका मित्रों सरोद है, बी में आपका सितार है, सी में मित्रों बीना है, डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में मित्रों इनमें से एक से अधिक। बताइए मित्रों फटाफट क्या आंसर होगा कि पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से? बहुत अच्छा आप लोग कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं। इस प्रश्न का मित्रों आंसर क्या हो जाएगा? सितार। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सारे लोग एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। मित्रों फटाफट आप अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कीजिए। किस ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया है? किस ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया? तो मित्रों आपको बताता चले कि भरत साहब जो है सो 2 ही ग्राम को माने हैं। ग्राम की कुल संख्या कितनी है? 3, जबकि भरत साहब कितने ग्राम को माने हैं? 2। इनमें से कौन सा ऐसा ग्राम है जिसको उन्होंने नहीं माना है? ए में मित्रों सड़ज ग्राम है, बी में आपका गंधार ग्राम है, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है निषाद ग्राम, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किस ग्राम का उल्लेख भारत ने नहीं माना है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इन्होंने गंधार ग्राम को नहीं माना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों है कि भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह है। भारत खंडे संगीत पद्धति में तो मित्रों ए में आपका है 0, बी में मित्रों क्रॉस, सी में मित्रों एक ऐसे लाइन दिया हुआ, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह क्या है? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार मित्रों बता चुके। जो भी बच्चे हमारा क्लास डेली कर रहा होगा मित्रों आपको निश्चित हम बता देते होंगे कि उसको जरूर लग रहा होगा कि सारे का सारा प्रश्न पढ़ाया हुआ और सारा का सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ ही लाए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा क्रॉस, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है? बताइए फटाफट मित्रों आंसर दीजिए। इस प्रश्न को भी आंसर मित्रों बहुत बार बता चुके हैं कि संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में? ए में मित्रों आपको कोलकाता है, बी में दिल्ली है, सी में मित्रों चेन्नई है,
डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि संगीत रिसर्च एकेडमी मित्रों कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? ए में आपका मित्रों रूपक है, बी में मित्रों आपका तिलवाड़ा है, सी में मित्रों एक ताल है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? तो मित्रों फटाफट आप आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। तो मित्रों उस्ताद आमिर खां जो है मित्रों एक ताल में गाया करते थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है, मतलब तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है। ए में आपका मित्रों बड़े गुलाम अली, बी में है मित्रों सिद्धेश्वरी देवी, सी में मित्रों पंडित विनायक राव पटवर्धन, और मित्रों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि बड़े गुलाम अली साहब, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मूर्छना की कुल संख्या है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है बच्चों। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों का आंसर आपको याद भी होना चाहिए। तो मित्रों मूर्छना की कुल संख्या कितनी है? ए में आपका मित्रों 14 है, बी में 21 है, सी में मित्रों 24 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि मूर्छना की कुल संख्या कितनी है? तो 21 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सितार में कितने तार होते हैं? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि सितार में कितने तार होते हैं। तो ए में आपका मित्रों 5 है, बी में मित्रों 7 है, सी में मित्रों 9 है, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सितार में कितने तार होते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट्स में 100% याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर देते रहिए, और सभी मित्रों एक साथ जुड़ा कीजिए। प्रतिदिन मित्रों सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास जो है इस चैनल पर चलाए जाते हैं, इसलिए आप जैसे प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। तो मित्रों सितार में कितने तार हैं? तो सितार में कुल 7 तार हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? बताइए मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है। ए में मित्रों दरबारों में, बी में मंदिरों में, सी में मित्रों चौपालों में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि हवेली संगीत जो मित्रों उपयुक्त में से कोई, मतलब कहीं नहीं इसमें से गाया जाता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ई नंबर। अगला प्रश्न मित्रों तानसेन के गुरु कौन थे? बताइए फटाफट मित्रों आंसर दिया कीजिए कि तानसेन के गुरु कौन थे। ए में मित्रों आपको बैजू बावरा, बी में बालकृष्ण बुआ, सी में मित्रों स्वामी हरिदास, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तानसेन के गुरु कौन थे। तो मित्रों आपको बताते चलें कि तानसेन के गुरु जो थे मित्रों स्वामी हरिदास थे। फटाफट मित्रों इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में प्रतिदिन आंसर दिया कीजिए, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 100% याद हो जाए। और प्रतिदिन मित्रों सुबह 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न मित्रों कि कौन सा राग उत्तरांग वादी राग है? कौन सा राग उत्तरांग वादी राग है? तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अलहैया बिलावल, बी में मित्रों मालकौंस, सी में मित्रों कामोद, डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कौन सा राग उत्तरांग वादी राग है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा, तो अलहैया बिलावल, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। सभी बच्चे एक साथ इस तरीका से आंसर आप लोग दे रहे हैं। हमको भी सभी का कमेंट्स देख करके मित्रों बहुत अच्छा लगता है कि सभी बच्चे एक साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। इससे का ये अर्थ होता है कि सभी बच्चे एक्टिव हैं और सभी को अपने जीवन का टेंशन है। प्रश्न मित्रों
कि भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे। भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे मित्रों, फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है पंजाब, बी में मित्रों दिल्ली, सी में मित्रों लखनऊ और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई नंबर, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने प्रकार होती है। बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना जरूरी है कि नहीं है। बताइए, बहुत बार मित्रों हम बता चुके, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं। ए में आपका मित्रों 12 है, बी में आपका 15 है, सी में मित्रों 18 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने प्रकार होती है। तो मित्रों 15 प्रकार होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि भरतकृत नाट्य शास्त्र की रचना काल है। अर्थात कहने के मतलब मित्रों कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया, तो भरत साहब। तो नाट्य शास्त्र की रचना कब हुआ, कौन सी शताब्दी में। ए में मित्रों 5वीं शताब्दी, बी में 7वीं शताब्दी, सी में मित्रों 8वीं शताब्दी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई है। तो मित्रों आपको बताते चले कि नाट्य शास्त्र की रचना जो है मित्रों 5वीं शताब्दी में हुई है, मतलब ये पहला आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियां का पालन करना चाहिए। तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए। ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 3 है, सी में मित्रों 4 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए। तो मित्रों आपको बताते चलें कि 2 रीतियों का पालन करना चाहिए। 2 कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं। किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों बेदमदार है, बी में मित्रों दमदार है, सी में मित्रों तिहाई है और डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं। तो मित्रों तिहाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है। बताइए क्या आंसर होगा। किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है। ए में आपका मित्रों एक ताल है, बी में आपका दादरा ताल है, सी में मित्रों रूपक ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दादरा ताल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। मित्रों सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न आता, सभी प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए और वीडियो को अंतिम समय तक मित्रों आप जरूर बने हुए रहिए, ठीक है। आप ही लोग को कहने पर मित्रों इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कुल 80 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो 80 प्रश्न लाना अति आवश्यक था। तो निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी गायिका है या गायक है जो ध्रुपद से संबंधित है मित्रों। ए में आपका सिद्धेश्वरी देवी, बी में है मित्रों नैना देवी, सी में सुमति मुटाटकर और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है। ध्रुपद भी गाती थी। अगला प्रश्न मित्रों, पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। ए में मित्रों खेमटा है, बी में मित्रों आपका सूल ताल है, सी में मित्रों धमार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा खेमटा। खेमटा कहने का मतलब है मित्रों कि एप्पल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलिए। राग भैरव का गायन समय है। राग भैरव का गायन समय है। ए में मित्रों रात्रि का प्रथम प्रहर, बी में आपका दिन का द्वितीय प्रहर, सी में मित्रों प्रातः काल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक
और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। राग भैरव का गायन समय है, तो मित्रों आपको बताते चले कि राग भैरव को जो है प्रातः काल गाया जाता है। कब गाया जाता है? प्रातः काल। मित्रों इसी तरीका से आप लोग सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। और मित्रों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप तथा अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग को एग्जाम निकल जाए। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? ए में आपका मिश्र बंधु, बी में है गुंडेचा बंधु, सी में मित्रों बडाली बंधु और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर हमको देना अति आवश्यक भी है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? तो मित्रों गुंडेचा बंधु, मतलब बी नंबर आंसर क्या है? सही है। गुंडेचा बंधु का संबंध मित्रों ध्रुपद गायक से है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि रेलो कितनी लय में बजाए जाते हैं? रेलो कितनी लय में बजाए जाते हैं? ए में आपका मित्रों 2 गुण या 4 गुण, बी में आपका मित्रों 3 गुण या 6 गुण, सी में मित्रों है 4 गुण या 8 गुण, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रेलो कितनी लय में बजाई जाती है? तो मित्रों आपको बताते चलें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 गुण या 8 गुण। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों यह राग असावरी थाट का है, मतलब यह राग असावरी थाट का है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है समन, बी में मित्रों दरबारी, सी में विभास और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। यह राग असावरी थाट का है। तो मित्रों आपको बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत अच्छे ढंग से मित्रों दे भी रहे हैं। तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में इसी तरीका से सभी प्रश्न का आंसर यदि आप देना सीख गए मित्रों, तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मित्रों आंसर हो जाएगा दरबारी, मतलब बॉल। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि गमक के कुल प्रकार हैं। बताइए फटाफट मित्रों आंसर बताया कीजिए कि गमक के कुल प्रकार हैं। मित्रों अभी तुरंत हम बताए थे कि गमक के कुल कितने प्रकार हैं? 15 प्रकार है। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर। गमक के कुल कितने प्रकार है? तो 15 प्रकार है और 15 मित्रों ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या टिक आउट करेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पुरुषों के तानपुरों में, ठीक है, पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है? तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है प्रथम और अंतिम तार पर, बी में मित्रों दूसरी और अंतिम तार पर, सी में मित्रों है कि चौथा, यहाँ पर लिखाएगा चौथा मतलब 4th नंबर। ठीक है, चौथा और अंतिम तार पर और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स आंसर दिया कीजिए कि पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है। मित्रों आपको बताते चले मित्रों, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रथम और अंतिम तार। बहुत अच्छा, प्रथम और अंतिम तार। पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है? तो प्रथम और अंतिम तार जो होता है मित्रों पीतल का तार बना होता है। सदा रंगीले मोहम्मद दशा, यहाँ पर होगा सदा रंगीले मोहम्मद दशा के नाम से जाना जाता है। ये मित्रों अली अकबर है, बी में मित्रों अलाउद्दीन खान है, सी में मित्रों सदा रंग है और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आपको एक चीज बताते चलें, इसी प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा रंग। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न मित्रों 5 रेखाओं के ऊपर यदि एक रेखा खींच दे तो वह मध्य सप्तक का कौन सा चिन्ह होगा? ठीक है, ठीक है मित्रों, 5 रेखाओं के ऊपर यदि एक रेखा खींच दे तो वह मध्य सप्तक का कौन सा चिन्ह होगा? मित्रों ए में आपका ट्रेबल क्लैप, बी में बेस क्लैप, सी में मित्रों की सिग्नेचर और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसको बोला जाता है बेस क्लैप, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
भरत काल की अवधि क्या थी? भरत काल की अवधि क्या थी? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 1 ईस्वी से 2000 ईस्वी, बी में मित्रों 1 ईस्वी से 4000 ईस्वी, सी में मित्रों 1 ईस्वी से 800 ईस्वी और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट आप इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और सभी प्रश्न को, सभी वीडियो को मित्रों स्टडी ग्रुप में आप जरूर शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोग एक साथ जुड़ जाएं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा 1 ईस्वी से 800 ईस्वी, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। बच्चों अगला प्रश्न है कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं? बताइए, ये भी प्रश्न का यदि आप आंसर नहीं दीजिएगा तो बहुत दुख की बात है मित्रों। आपको बताते चलें कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है और शुद्ध स्वर की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। इस प्रकार 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, मतलब शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो गया? 12, मतलब यहाँ पर सॉरी मित्रों शुद्ध स्वरों की संख्या कितना हो गया? 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? मित्रों एक प्रश्न आपका लेखक से जरूर ही पूछेगा, इसलिए एक हम वीडियो ही बना दिए हैं और उसमें सभी डिटेल से मित्रों बताया हुआ था, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? ए में मित्रों भरत मुनि, बी में पलुस्कर जी, सी में भारत खंडे जी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो मित्रों आपको बताते चले कि अभिनव राग मंजरी के लेखक भारत खंडे साहब, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि अष्टाप स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वर एवं ताल का एक साथ प्रयोग, बी में मित्रों कण स्वर का प्रयोग, सी में मित्रों अंडाकार चिन्हों का प्रयोग, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि अष्टाप स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसका आंसर हो जाएगा मित्रों स्वर एवं ताल का एक साथ प्रयोग, मतलब एप्पल हमारा आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पर चलेंगे कि अहमद जॉन थ्रिकुआ का संबंधित है, मतलब अहमद जॉन थ्रिकुआ का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। मित्रों ए में आपका सितार है, बी में तबला है, सी में संतूर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अहमद जॉन थ्रिकुआ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मित्रों अहमद जॉन थ्रिकुआ जो थे तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पाश्चात्य स्वरलिपि में इनमें से कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित है? ए में आपका मित्रों सोल्फा पद्धति, बी में चिव पद्धति, डी में मित्रों अष्टाप पद्धति, सॉरी सी में अष्टाप पद्धति, डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पाश्चात्य स्वरलिपि में इनमें से कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब अष्टाप पद्धति। ठीक है मित्रों क्वेश्चन नंबर 75 की ओर हम लोग चलेंगे कि ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म स्थान है। तो मित्रों ए में आपका गुजरात है, बी में बड़ौदा है, सी में मित्रों ग्वालियर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इनका स्टेट जो है से गुजरात ही है। स्टेट क्या है? गुजरात ही है। परंतु मित्रों यहाँ पर प्रश्न है कि जगह भी नाम दे दिया, इस प्रकार बड़ौदा आपको टिक आउट करना पड़ेगा। आपको मित्रों कमेंट्स में आंसर देना है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। ठीक है छोटा डेट आपको बता दे रहे 14 जून 1800 क्या होगा 1897 होगा कि 1867 होगा, एक दोनों में ऑप्शन है। आप कमेंट में आंसर दीजिए। तो मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि संगीत दर्पण मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? संगीत दर्पण मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो ए में आपका मित्र बालकृष्ण बुआ है, बी में मित्र भारत खंडे जी है, सी में मित्र कादिर बख्श है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत दर्पण मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो मित्रों इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। परंतु आपको बताते चलें कि संगीत दर्पण के जो मित्रों लेखक हैं दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। आपको याद होना चाहिए। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि मूल स्वर कितने हैं? बताइए फटाफट। आपको कमेंट्स में आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मूल स्वर कितने हैं मित्रों? फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि मूल स्वर
कितने, एक चीज मित्रों आपको बताते चले कि शुद्ध स्वर को ही मूल स्वर बोलते हैं। तो जब इसके पहले वाले प्रश्न मित्रों पूछा था कि शुद्ध स्वर कितने, तो कितना टिक आउट किया गया था 7। तो अभी हम बार बार बता रहे हैं कि मूल स्वर को शुद्ध स्वर बोलते हैं। तो मित्रों मूल स्वर कितने हो जाएंगे 7, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि चल स्वरों की कितनी संख्या बताई गई है। चल स्वरों की कितनी संख्या बताई गई है मित्रों, आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि चल स्वरों की कितनी संख्या बताई गई है। तो मित्रों ए में आपका है 3, बी में है मित्रों का ऑप्शन 7, और सी में मित्रों 4, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा बच्चों, चल स्वरों की कुल संख्या कितनी बताई गई। तो इस ऑप्शन के अनुसार मित्रों हो जाएगा आपको जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या है सही है। परंतु आपको बताना है, आपको कमेंट्स में आंसर भी देना है। ऐसे हम बता देते हैं कि चल स्वर की कुल संख्या कितना है। तो मित्रों आपको बताते चले कि चल स्वर की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 5 मानी गई है मित्रों। पांचों का नाम आप सुन लीजिए, रे, ग, म, ध और नी। ये पांचों के पांचों क्या है चल स्वर हैं। ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है, ताल का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। ताल का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। ए में आपका मित्रों ताली, खाली और गिनकर, बी में मित्रों किसी वस्तु से, और सी में आपका है विराम देकर, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब ताली, खाली और गिनकर। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। ठीक है मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। और एग्जाम के मद्देनजर रखते हैं मित्रों पीडीएफ तैयार किया गया, नोट कॉपी तैयार किया गया, तो आप जरूर नोट कॉपी किस नंबर के माध्यम से आप खरीद सकते हैं मित्रों। इस चैनल को मित्रों अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रेम से बोलिए भारत माता की